डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को उर्दू में फ़िलहाल मतलब कहा जाता है। फ़िलहाल मतलब। सबसे पहले ज़हन में ये सवाल आता है कि ये टेंस किन किन मौक़े पर इस्तेमाल किया जाता है। तो मंदरजा झेल मौक़े पर इस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है किसी आदत के बयान के लिए। किसी बंदे में, किसी इंसान में, किसी और चीज़ में कोई आदत है, उसको बयान करने के लिए ही स्पीक्स द ट्रुथ, वो सच बोलता है, उसकी आदत है सच बोलना। किसी सदाकत आमा बयान करने के लिए, किसी ऐसी सदाकत को बयान करने के लिए जो कि आम हो, हर जगह हो और हर कोई मानता हो कि ये बात सच है। बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लाई टुगेदर। कुदरत के किसी कानून के लिए, कुदरत ने कोई कानून बनाया हुआ है और वो उसी तरह हो रहा है, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट। किसी रस्म और रिवाज के बयान के लिए, किसी कौम का, किसी इलाके का, किसी मज़हब के मानने वालों का कोई रस्म और रिवाज है, उसको बयान करने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल द मुस्लिम्स एम्ब्रेस वन अनदर ऑन द ईद डे। माजी का कोई वाक़या बयान करने के लिए बशर्ते कि ये बात वाज़ेह हो कि वाक़या माजी का है, जैसे कि बाबर नाउ लीड्स। बाबर तो पहले का गुजर चुका है और ये बात वाज़ेह है कि अगर बाबर की बात हो रही है तो ये वाक़या माजी का है। लीड्स मकसद है कि दिन लेड, उस टाइम जब बाबर था तो ही लेड। एंड एंटर्स, एंटर्स का मकसद ये है कि एंटर्ड, उस टाइम ही एंटर्ड द प्लेन्स ऑफ इंडिया। इस किस्म के प्रेजेंट टेंस को हिस्टोरिक प्रेजेंट या ग्राफिक प्रेजेंट भी कहा जाता है। मुस्तकबिल के किसी काम का जिक्र करने के लिए बशर्ते के सियाक व सबाक से बात वाज़ेह हो कि ये बात मुस्तकबिल की हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी से पूछ रहे हैं कि व्हेन डू यू लीव फॉर कराची, आप कराची कब निकलने वाले हैं। मकसद है कि फ्यूचर अभी काम हुआ नहीं है, हो भी नहीं रहा, बल्कि होने वाला है। इस किस्म का कोई वाक़या भी बयान करने के लिए ये टेंस इस्तेमाल किया जा सकता है, द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर ये पहली चार बातें जो हैं, अगर इनको हम इकट्ठा करें तो ये सब रूटीन के काम है जो रूटीन से होते रहते हैं। मकसद है कि फ़िलहाल मतलब या द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल जो काम और रूटीन से या रोज़मर्रा के बुनियाद पर होते रहते हैं उनके लिए ये द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया जाता है। ये बात ज़हन में याद रखें कि द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ये पता नहीं चलता कि काम जारी है या काम मुकम्मल हो चुका है। काम जारी है या मुकम्मल हो चुका है ये पता कंटिन्यूस टेंस में, द परफेक्ट टेंस में या द परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चलता है। इंडेफिनिट टेंस से काम के जारी होने या काम के मुकम्मल होने का कोई पता नहीं चलता। अब जहन में सवाल पैदा होता है कि उर्दू के सेंटेंस में हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्र है। इसको हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स के मुताबिक इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आइए मैं आपको बताता हूँ। जिस भी फ़िक्रे के आखिर में या ता है या ती है या ते हैं या ती हैं या ता हूँ या ती हूँ या ते हो या ती हो आ जाए तो समझ लो कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। फिर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स हैं उन रूल्स के मुताबिक आपने उर्दू के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि उर्दू के सेंटेंसेस को इंग्लिश में किस तरह ट्रांसलेट करना है। स्टूडेंट्स ये ज़हन में रखें कि टेंसेस का सारा ताल्लुक वर्ब के साथ है कि वर्ब किस तरह लगाना है। बाकी किसी चीज़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं, बाकी सेंटेंस में कोई चेंज नहीं आता टेंस के चेंज के साथ, सिर्फ़ और सिर्फ वर्ब में तब्दीली आती है। आइए अब देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे होता है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट,
उसके बाद आता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो वो लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल शी राइट्स ए लेटर, दे राइट ए लेटर। अब देखें इस राइट के साथ इसका इजाफा हुआ है और ये राइट प्योर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है राइट। ये क्यों? स्टूडेंट्स ये याद रखें कि जब भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखें कि जब भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उस सेंटेंस के वर्ब के साथ एस या ईज का इजाफा होगा। अभी थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है मैं आपको शॉर्टकट और सिंपल अल्फाज में बता देता हूँ कि आई और यू के अलावा बाकी कोई भी सब्जेक्ट जो कि सिंगुलर हो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। फिर सुने, आई और यू के अलावा बाकी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो कुछ भी हो अगर वो सिंगुलर हो तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। एक तो ये फार्मूला है सिंपल और सादा। दूसरा फार्मूला ये है कि जिस उर्दू के सेंटेंस में जिस उर्दू के जुमले के आखिर में है आ जाए तो समझ लो कि इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है जो फाइल है वो सिंगुलर है और वो इंग्लिश में भी सिंगुलर होगा। इसमें ये भी याद रखें कि जिस उर्दू जुमले के आखिर में हूँ या हो आ जाए वो बिल्कुल भी सिंगुलर नहीं होगा। हैं में आप ये देखेंगे कि जो सब्जेक्ट है जो फाइल है वो एक है या एक से ज़्यादा हैं। अगर एक से ज़्यादा हैं तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होगा, अगर एक है तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। इसके अलावा मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि कौन कौन से अल्फाज अगर किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर आएँ तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होंगे और बाकी नहीं होंगे। ही शी इट और सिंगुलर नाउन कोई भी हो, नाउन हो और सिंगुलर हो, ठीक है, तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। इसके अलावा सिंगुलर इंडिफिनिट प्रोनाउंस, ऐसे इंडिफिनिट प्रोनाउंस जो कि हमेशा के लिए सिंगुलर इस्तेमाल होते हैं जैसे एनीवन, एवरीवन, समवन, एनीबॉडी, नो वन, नोबॉडी, एनीथिंग, एनीवन, एवरीथिंग, वन, ईच, या ऐसे प्रोनाउन जो कि सिंगुलर भी इस्तेमाल होते हैं और प्लूरल भी, और जब वो सिंगुलर इस्तेमाल हो जाएं, ये जो इंडिफिनिट प्रोनाउंस हैं ये सिंगुलर भी इस्तेमाल होते हैं और प्लूरल भी, और जब भी ये सिंगुलर इस्तेमाल हो जाएं तो ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होंगे। ऑल, एनी, मोर, मोस्ट, नन और सम। ये कब और किस तरह सिंगुलर इस्तेमाल होते हैं ये मेरा लेक्चर है इंडिफिनिट प्रोनाउंस, वो देखिएगा आपको मालूम हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब इस सवाल का जवाब कि वर्ब के साथ कब इसका इजाफा होगा और कब ईज का इजाफा होगा, मकसद ये है कि अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अभी ये कैसे पता चलेगा कि इस वर्ब के साथ इस लगाना है या ईज लगाना है। तो स्टूडेंट्स जिस वर्ब के आखिर में ओ आ जाए, ओ जैसे गो या डू, तो फिर उस वर्ब के साथ ईज का इजाफा करना होगा। जिस वर्ब के आखिर में एक्स आ जाए जैसे मैक्स, जैसे फिक्स, तो उसके साथ में ईज का इजाफा करना होगा। अगर किसी वर्ब के आखिर में डबल एस आ जाए जैसे पास, तो ईज का इजाफा करना होगा। अगर किसी वर्ब के आखिर में एच आ जाए जैसे कि वॉश, तो ईज का इजाफा करना होगा। या अगर किसी वर्ब के आखिर में सी एच आ जाए जैसे कि कैच, तो ईज का इजाफा करना होगा। अगर किसी वर्ब के आखिर में या ओ ना हो या एक्स ना हो या डबल एस ना हो या एस एच ना हो या सी एच ना हो, तो उस वर्ब के आखिर में सिर्फ और सिर्फ इसका इजाफा करना होगा। आइए अब इन बताए गए असूलों के मुताबिक ये सेंटेंसेस अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करते हैं।
जमील क्रिकेट खेलता है। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जमील थर्ड पर्सन सिंगुलर है कि नहीं है। जमील आई भी नहीं है, यू भी नहीं है, और एक भी है, सिंगुलर भी है, देयरफॉर इट इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर। और दूसरी बात, सेंटेंस के आखिर में है आया हुआ है उर्दू में, तो इट इज़ डेफिनेटली थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब क्या करना होगा कि वर्ब के साथ एस या ईज लगाना होगा। जमील प्लेज क्रिकेट। अब ये डिसाइड करना कि इस लगाना है कि ईज लगाना है। जैसे कि आपको बताया था कि अगर वर्ब के आखिर में ओ आ जाए, एक्स आ जाए, डबल एस आ जाए, एस एच आ जाए या सी एच आ जाए तो ई एस लगाना है, अदरवाइज एस लगाना है। तो इधर हमने प्ले के साथ एस लगा दिया। जमीला प्लेस क्रिकेट। अभी जमीला भी देखें एक ही है, आई भी नहीं है, यू भी नहीं है, तो इसलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर है। और इस सेंटेंस में जो वर्ब आएगा उसके साथ हम एस से ईज लगाएंगे। ये भी प्ले है तो इसके साथ हमने सिर्फ इस लगा दिया, क्योंकि आखिर में ना ओ है, ना एक्स है, ना डबल एस है, ना सी एच है, ना एस एच है। अभी राशिद एंड हामिद गो टू स्कूल डेली। ये देख लें, ये राशिद एंड हामिद एक बंदा नहीं है, दो बंदे हैं, दो, इसलिए ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए हमने गो के साथ ई एस नहीं लगाया, सिर्फ सिंपल गो लगा दिया। इधर भी आप देख सकते हैं कि हैं आया हुआ है। हमारी उस्तानियाँ एक से ज़्यादा हैं, हमें शौक़ से पढ़ाती हैं। और टीचर्स टीच अस डिवोटेडली। अभी टीच के साथ अगर इधर कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो हम ई इसका इजाफा करते, मगर इधर थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो इसलिए हमने सीधा सीधा टीच लगाया हुआ है। इधर देखें, आई स्पीक द ट्रुथ। आई थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हमने स्पीक के साथ एस या ई नहीं लगाया। आई स्पीक द ट्रुथ, मैं सच बोलती हूँ या मैं सच बोलता हूँ। जिस सेंटेंस में, जिस उर्दू सेंटेंस के आखिर में हूँ आ जाए तो उसका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होता, या हो आ जाए तो वो सब्जेक्ट भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होता। इसलिए इन सेंटेंसेस में देखें, वर्क के साथ या इस वर्क के साथ या स्पीक के साथ या स्पीक के साथ इस से ई एस नहीं लगाया गया। अब इन सेंटेंसेस को अगर नेगेटिव बनाना हो, नेगेटिव, तो आपको ये पता होगा या होना चाहिए, किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए आपको ऑक्सिलरी वर्ब की ज़रूरत होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव बनाने के लिए, इंटरोगेटिव बनाने के लिए जो ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल होता है वो है डू। तो जमील प्लेज क्रिकेट, ये ऐसे हो जाएगा कि जमील डज नॉट प्ले क्रिकेट। ये प्ले के साथ जो इस लगा हुआ है वो डू के साथ लग जाएगा, तो वो बन जाएगा डज। फिर प्ले के साथ इस नहीं लगेगा, जैसा कि जमील डज नॉट प्ले क्रिकेट। ये जो इस था जो कि प्ले के साथ लगा हुआ था, ये इधर डज के साथ आ गया तो फिर प्ले के साथ नहीं लगेगा इधर। लाइकवाइज जमीला प्लेज क्रिकेट, जमीला डज नॉट प्ले क्रिकेट। राशिद एंड हामिद गो टू स्कूल, राशिद एंड हामिद डू नॉट गो टू स्कूल। डू नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, वर्ब के साथ एस या ईस नहीं लगा हुआ। आवर टीचर्स टीच अस डिवोटेडली, आवर टीचर्स डू नॉट टीच अस डिवोटेडली। डू नॉट क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है और वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं है। आई स्पीक द ट्रुथ ऑलवेज, आई डू नॉट स्पीक द ट्रुथ ऑलवेज। डू नॉट क्यों? डू नॉट इसलिए कि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, और साथ ही आई डू नॉट, यू डू नॉट, और यू डू नॉट। और ये डू नॉट आपने कहाँ लगाना है? वर्ब से पहले, सब्जेक्ट के बाद, नेगेटिव सेंटेंसेस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव बनाने के लिए भी आपको डू या डस की ज़रूरत पड़ती है। डू कब लगाएंगे, डस कब लगाएंगे? अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो और वर्ब के साथ इस से ईस लगा हो तो डस लगाएंगे, अदरवाइज डू लगाएंगे।
मगर जैसे कि नेगेटिव सेंटेंसेस में फिर वर्ब से इस हट गया था, इसी तरह बिल्कुल ये वर्ब से इस हट जाएगा, वो डू के साथ लग जाएगा। अब ये सेंटेंस ऐसे हो जाएगा कि डज जमील प्ले क्रिकेट, जैसे कि और आखिर में सवालिया निशान ना भूलिएगा। सबसे पहले डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद जो प्रिंसिपल वर्ब है वो, मगर जब डज आ गया तो प्रिंसिपल वर्ब के साथ इस या इस नहीं लगेगा। लाइकवाइज जमीला डज जमीला प्ले क्रिकेट, आखिर में सवालिया निशान। राशिद एंड हामिद डू राशिद एंड हामिद गो टू स्कूल डेली 8 o'clock, डू आ जाएगा लास्ट में। ये ऐसे हो जाएगा डज जमीला प्ले क्रिकेट, आखिर में सवालिया निशान। डू राशिद एंड हामिद गो टू स्कूल, आखिर में सवालिया निशान। डू आवर टीचर्स, ये फिर स्मॉल लेटर्स में हो जाएगा। डू आवर टीचर्स टीचर्स डिवोटेडली, आखिर में सवालिया निशान। डू आई स्पीक द ट्रुथ ऑलवेज, डू 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 डू, आखिर में सवालिया निशान, आखिर में सवालिया निशान, आखिर में सवालिया निशान, आखिर में सवालिया निशान। अभी अगर इन सेंटेंसेस को हमने सवालिया भी बनाना है और नेगेटिव भी बनाना है, फिर क्या करना है? इधर तो ये आ गया डज, डज यहीं पे रहेगा, जमील के बाद मतलब जो सब्जेक्ट है उसके बाद नाट आ जाएगा। डज जमील नॉट प्ले क्रिकेट, डज जमीला नॉट प्ले क्रिकेट, सवालिया निशान उसी तरह बरकरार रहेगा। डू राशिद एंड हामिद नॉट गो टू स्कूल, डू आवर टीचर्स नॉट टीच अस डिवोटेडली, डू आई नॉट स्पीक द ट्रुथ ऑलवेज। सवालिया निशान क्योंकि इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। डू आई नॉट स्पीक द ट्रुथ, डू यू नॉट, डू यू नॉट। ये याद रखें कि जब किसी सेंटेंस को सवालिया भी लिखना हो और उसके साथ साथ नेगेटिव भी हो, तो ये ब्रिटिश स्टाइल है कि डू फिर सब्जेक्ट फिर नॉट। तो ये ब्रिटिश स्टाइल है कि डज जमील नॉट और फिर वर्ब, डू राशिद एंड हामिद नॉट फिर वर्ब, ये ब्रिटिश स्टाइल है। अमेरिकन में डोंट है सीधा, ये नॉट इधर आ जाता है, डजंट डोंट आ जाता है, फिर बाकी सेंटेंस उसी तरह रहता है, आखिर में सवालिया निशान आ जाता है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस की समझ आई होगी। फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल रह गया है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें।